नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार कनक आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक विशेष जानकारी के साथ। बिना किसी भूमिका के आप सभी तक मेरा प्रणाम पहुंचे, जय हिंद और जय हिंदी का नारा पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ हमारे जितने भी दर्शक जो हमसे भविष्य में जुड़े, वे सभी कुछ नया सीख पाए, कुछ नया जान पाए, इस उद्देश्य के साथ आपके मध्य मैं उपस्थित हुआ हूं कनक पाठशाला में। यह पाठशाला आपके लिए लेकर आई है बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। हम कभी भी आपसे यह आशा नहीं करेंगे कि आप ऐसा करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये आपकी मर्जी है कैसे करना है। आपको किसी को भेजना है, अच्छा लगेगा तो आप खुद भेजेंगे, आप समझदार हैं। किंतु हमारा प्रयास रहेगा कि यह पाठशाला आपके बीच नई नई जानकारियां लेकर आती रहे। अभी आप यहां देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नया विज्ञापन कल की तारीख में जारी किया गया। आपने एक लंबे अरसे के बाद एक विज्ञापन देखा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर 2023 को एक विज्ञापन जारी किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। बहुत दिनों के लंबे अंतराल के बाद आप सबको एक बम्पर भर्ती देखने का अवसर मिला। इस पूरे विज्ञापन में क्या कुछ है उसे मैं लेकर आया हूं आपके बीच। आप इस पूरे विज्ञापन में किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें आपको अपने संज्ञान में रखना है, इस हेतु में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आपको जानकारियां अच्छी लगेंगी और फिर आपकी जो इच्छा होगी वैसा आप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विज्ञापन संख्या। जो हमारा यह विज्ञापन है उसकी विज्ञापन संख्या PRPB 150 2023, जो कि दिनांक 23 दिसंबर 2023 को जारी हुआ। नाम है पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा। अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि आखिरकार इसके पद कितने हैं, इस भर्ती में कितने पद, किसके लिए, किस श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं। कुल हमको पता है कि कुल जो पदों की संख्या है वो है, कुल पद हैं हमारे 60,244 पद। इन 60,244 पदों को सरकार ने किस प्रकार विभाजित किया है उन्हें देखें। अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए यह संख्या है 24,102 पद। इसी प्रकार EWS की बात करें तो 6,024 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264 पद हैं। और अनुसूचित जाति जिसे हम ST कहते हैं उसमें 12, SC कहते हैं, SC वर्ग के लिए जिसे अनुसूचित जाति, वो 12,650 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में 1,204 पद हैं। और इस प्रकार हमारे कुल पदों की संख्या 60,244 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं कि क्या पात्रताएं हैं। आरक्षी नागरिक जो पुलिस के पद हैं, भर्ती हेतु पुरुष और महिलाएं
दोनों ही यहां पात्र होंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी यहां पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, ये उनका नियम है कि आप इस बात पर न रहें। अगर हम देखें कि आवेदन किस प्रकार और हम कब कब कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुल्क जमा होने की तिथि और ऑनलाइन फॉर्म करने की तिथि, शुल्क जमा करना है और हमको ऑनलाइन फॉर्म करना है, वो तिथि हमारी है 27 दिसंबर 2023। यदि हम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो वो है 16 जनवरी 2024। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 4 दिन दिसंबर में है और 16 दिन जनवरी में है, यानी कि कुल मिलाकर 20 दिन में हमें पूरा अपने आवेदन पत्र हर हाल में 20 दिन के अंदर जमा कर देने हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी है, यानी 2 दिन आप विचार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। किस प्रकार आवेदन शुल्क क्या रहेगा इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है वह कैटेगरी कोई भी हो, हर कैटेगरी में आवेदन शुल्क 400 रुपए रखा गया है। याद रखेंगे, यहां पहली बार हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इस भर्ती में किसी भी प्रकार का शुल्क में परिवर्तन नहीं दिखाया गया है, यानी कि 400 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, सबको 400 रुपए ही देने हैं। आगे हम इसकी पात्रताओं की यदि चर्चा करें तो इस भर्ती में पात्र कौन कौन है, तो राष्ट्रीयता की बात करें तो हम पाते हैं यहां स्पष्ट कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो या फिर तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास करने से अभिप्राय 1 जनवरी 1962 से पूर्व, यानी जो नॉर्म्स हैं कुल मिलाकर यह है कि वो भारत का नागरिक ही होना चाहिए, और अगर कहीं और से भी आया है तो उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, या नागरिकता के जो नियम हैं उन नियमों का पालन वो करना चाहिए। और अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हताओं की। जो हमारी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, यानी कि उसकी शैक्षिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो आवेदन करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रीम से, विज्ञान, गणित या वाणिज्य या कला वर्ग, कला संवर्ग, वाणिज्य संवर्ग, या फिर हमारे किसी भी वर्ग से हमें केवल 12th क्लास यानी कि 12वीं पास कर लेनी चाहिए। हमें वही व्यक्ति यहां आवेदन कर सकता है जिसने 12वीं उत्तीर्ण कर ली हो। आगे हम चर्चा करें तो पहला है, हमने देखा कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं की आवश्यक धारिता वो उसके पास होनी चाहिए, अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि यहां एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो अर्हताएं दी गई हैं, यानी जो शैक्षणिक शर्तें दी गई हैं वो उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 12th कर रहा है तो एग्जाम अभी उसका होने वाला है तो फिर वो यहां अप्लाई कर सकता, नहीं कर सकता। इसी समय अगर हम दूसरी इसकी शर्त की ओर बढ़े तो आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का ही है। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है। अगर हम अधिमानी अर्हताओं की यानी अन्य अर्हताओं की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमान यानी प्रेफरेंस, ऐसे यानी जो चीजें समान हैं
अगर किसी कंडीशन में बहुत सारी चीजें कुछ अभ्यर्थियों की समान है, तो फिर किसे प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता किसे दी जाएगी, तो उसकी बात है। अगर कोई DOEACC यानी या फिर NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र यदि लिए हुए हैं तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा कर चुका हो, यानी ऐसे व्यक्ति को भी जिसने प्रदेश की किसी भी सेना में 2 वर्ष तक सेवा दी हो तो उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी नंबर अगर समान है तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास ये योग्यताएं हैं और उसके नंबर कम है तो उसको प्राथमिकता दे दी जाएगी। नहीं, यहां स्पष्ट कहा गया है कि ये अन्य बातों पर तभी ध्यान दिया जाएगा जब वो कुछ चीजें समान हो। अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC नेशनल कैडेट कोर उसका बी सर्टिफिकेट अगर हमारे पास होता है तो उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी। आयु की यदि बात करें तो यहां एक बात स्पष्ट हमें समझ लेनी होगी कि आयु में इस भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थी जो है वो 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु उनकी हो गई हो, यानी कि 1 जुलाई को 2023 में उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तभी इसका हम कैसे समझ सकते हैं कि उसका जन्म 2 जुलाई 2001 के बाद उससे एक से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। इस बात को जरा अच्छे से समझेंगे कि क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी जो डालने जा रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि उसका जन्म 2 जुलाई 2001 से तो पहले ना हुआ हो, यानी अगर 1 जुलाई 2001 को भी पैदा हुआ है तो वो इसमें भर्ती में अपना अभ्यर्थन नहीं प्रदर्शित कर सकता। यानी 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुआ हो और 1 जुलाई 2005 से पहले पैदा हुआ हो। ध्यान रखेंगे, 2 जुलाई 2001 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले जिसका जन्म हुआ है वही इसमें अभ्यर्थी हो सकता है। यह पुरुषों के लिए है अभ्यर्थना। आगे चर्चा करते हैं, दूसरी बात पर आते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए, तब हम ये देखते हैं कि वो महिला अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। इसका क्या मतलब है? जब हम यहां देख रहे थे, पुरुषों में देख रहे थे, तो पुरुषों की ये आयु 22 वर्ष थी, यानी पुरुष को अधिकतम 22 यानी 22 से 1 दिन का भी 22 वर्ष 1 दिन का भी हो गया होगा तो वो अभ्यर्थी प्रतिभागी नहीं हो सकता, यहां अपने आप को सम्मिलित नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। लेकिन यह छूट महिलाओं के लिए पूरी 3 साल है। अगर महिला अभ्यर्थी है तो उनकी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष तो हो गई हो, लेकिन 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। तो यहां स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आई कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो केवल 22 वर्ष तक के होंगे तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी 18 से 22 के बीच होने चाहिए। और महिला अभ्यर्थी कितनी होनी चाहिए? 1 जुलाई 2023 को उनकी आयु 18 से 25 के बीच ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने पर उनकी आयु में जो आयु सीमा में छूट है वो एतदर्थ प्रदत्त शासनों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए जो शासन ने आयु सीमा में छूट दी है 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, जो भी है शासन के नियमानुसार वो सबको मिलेगी। यानी वो पुरुष अभ्यर्थियों को भी मिलेगी और महिला अभ्यर्थियों को भी मिलेगी। वो नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन के उसमें यहां इसीलिए इन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया, यहां केवल इतना सा बताया कि लड़कियों के लिए वो जो आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष है और
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष है, और बाकी जो भी नियम है वो सब उसी अनुसार मिलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश शासन के नियमावली के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चरित्र की बात करें तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, यानी किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भी उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे इस सेवा में आने से रोका जा सके। अगर हम बात करें कि जैसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, यह चरित्र की बात है। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्व नियंत्रण किसी निगम निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्तियों में से किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी ऐसे लोग जिन्हें किसी सेवा से किसी सरकारी सेवा से डिबार किया गया हो, निकाला गया हो, ऐसे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे और वो नहीं भर पाएंगे। यदि हम बात करें वैवाहिक स्थिति की तो यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई यदि विवाहित है, क्योंकि 18 साल का लड़की है तो वो विवाहित हो सकती है, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की की शादी हो सकती है। ऐसे ही लड़कों में 21 वर्ष से ऊपर की आयु की शादी हो सकती है। तो उस स्थिति में यहां यह कहा गया है कि यदि कोई पुरुष शादीशुदा है तो उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये न्यायिक प्रक्रिया में दंडनीय अपराध है और ऐसे लोग इसको नहीं भर सकते हैं जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं और जीवित हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हाँ, लेकिन अगर एक से अधिक पत्नियां हैं और कोई तलाकशुदा है और उसकी एक से अधिक शादियां हुई हैं, दोनों पत्नियां जीवित भी हैं, तो वो एक अलग विषय हो गया कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। तो वहां हमें अपना जो तलाक वाला पत्र है वो दिखाना होगा कि पहली पत्नी से तलाक हो गया तब दूसरी शादी हुई है। तो वैसे इस तरीके की कंडीशन लगभग 22 साल तक के बच्चों के साथ में नहीं होती है, फिर भी ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि बताई गई है। अगर हम शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो यहां हमें पहली बात हमें ये ध्यान देनी होगी कि किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसमें उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण कार्य करने में बाधा हो। देखिए यहां पे एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोग जब जाते हैं भर्तियों में बहुत छोटी छोटी सी बातों के लिए निकाल दिया जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहां देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल ऐसी कोई अयोग्यता उसके शरीर में नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वो जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है उस पद का भली भांति उस पद पर दिए गए काम को वो अच्छे से न कर पाए, ऐसी कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 जिसमें यथा संशोधन किया गया, नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवा के लिए आहार नहीं होंगे। यानी नियमावली में 2015 में संशोधन किया गया, उससे पहले हो सकता है कि किसी प्रकार के थोड़े बहुत विकलांग व्यक्तियों को भी ले लिया जाता होगा, लेकिन इस नियम के अनुसार अब किसी भी प्रकार से जो शारीरिक विकलांग है, हाथ से पैर से या उंगलियां कुछ जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चुना जा सकेगा। और हम बात करें भर्ती प्रक्रिया की तो भर्ती प्रक्रिया में देखते हैं यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 में जो यथा संशोधन किया गया है उन्हीं नियमों के अनुसार होगी और लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे उन्हें ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन नहीं, ध्यान रखेंगे ये परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, केवल ऑफलाइन होगी। उस ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि कॉल लेटर भेजा जाएगा उनके पास। और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी OMR सीट पर आपका प्रश्न पत्र होगा।
लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और जिसके लिए समय दिया जाएगा 2 घंटे का। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिसे आप जीएस कहते हैं, जनरल स्टडी, सामान्य हिंदी, एक सामान्य स्तर की हिंदी जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं, व्याकरणिक हिंदी, सामान्य हिंदी, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी जिसे हम लोग आईक्यू लेवल की को चेक करने के लिए और संख्यात्मक योग्यता चेक करने के लिए ये एक परीक्षा होगी। और उसके बाद चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। इन सब विषयों को हम लोग पढ़ेंगे। जो 4 विषय हैं इसमें एक तो जीएस होगा, एक हिंदी होगी और फिर 2 एक संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी संख्यात्मक यानी गणितीय अभिरुचि, आप किस प्रकार से गणितीय गणनाएं कर लेते हैं कि नहीं कर पाते, और मानसिक अभिरुचि आपकी कैसी है, बुद्धि लब्धि कैसी है, और तार्किक ज्ञान कैसा है। इस सबको आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है, यदि आपका उत्तर सही है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, किंतु यह बात बहुत सावधानी से समझ लीजिएगा कि यदि आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपको माइनस मार्किंग होगी 0.25 की। यानी कि 0.25 से मतलब यह हुआ, जब आप 4 प्रश्न करेंगे उनमें से एक प्रश्न यदि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए तो आपको पूरा 1 अंक माइनस हो जाएगा। यदि चूंकि पॉइंट यहां पर 2 अंक निर्धारित हैं और आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 है। यहां पर मैं इसे संशोधित करता हूं, 2.5 नहीं है, ये जो माइनस मार्किंग है वो 0.5 की है। यानी कि जब आप 2 प्रश्न गलत कर देंगे तो आपसे 1 अंक काट लिया जाएगा। जब आप 2 प्रश्न यानी कि 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। याद रखेंगे प्रत्येक के लिए आपको कितना है, वो 2 अंक दिए जा रहे हैं। एक उत्तर सही दे दोगे तो 2, लेकिन एक गलत कर दोगे तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो टोटल अंक होंगे जितने आपने गलत किए उनमें 0.5 का गुणा करने के बाद उसमें माइनस कर लीजिएगा। तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि आप गलत कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपको आधा अंक चला जाएगा, आपका आधा अंक कट जाएगा एक प्रश्न पर। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा ओएमआर पर होगी और लिखित परीक्षा से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में। ये लिखित परीक्षा जरूरी नहीं है कि एक ही पाली में हो और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि एक ही दिन में हो। जैसे जैसे फॉर्म पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग वो करवाएंगे, ये अलग विषय है। आगे की हम बात करते हैं। सही उत्तर, निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या, ये सारी चीजें हैं वो अलग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये परीक्षा संबंधी है, कुल 300 अंकों का होगा और माइनस मार्किंग आप देख रहे हैं। कुल हमारे जो प्रश्न होंगे वो यहां बताया गया था। कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 2 घंटे का होगा और 300 अंक का होगा। 300 अंक से आप समझ सकते हैं कि ये 150 कुल 150 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे में आपको हल करने होंगे 150 प्रश्न ये है। और इसके आगे बढ़ते हैं। आगे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, ये दूसरा स्टेप है। इस परीक्षा जब लिखित परीक्षा हो जाएगी तो अभिलेखों की जांच, अभिलेखों से मतलब जो आपके सर्टिफिकेट है उनकी जांच के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा और शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानकों की यदि बात करेंगे तो वहां शारीरिक मानक जितने भी हैं उनका परीक्षण होगा। और आगे इसमें देखते हैं किस प्रकार से है। शारीरिक मानक में अगर ऊंचाई की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है वो क्या है, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
उनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई, किसी भी व्यक्ति की, एक लड़का है, एक पुरुष है, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? वो न्यूनतम, कम से कम उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किन किन वर्गों का? अगर सामान्य वर्ग का है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है और अनुसूचित जाति का है, तो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी की जो लंबाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए ये ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। यानी कि केवल एसटी वर्ग है, एसटी, केवल एक एसटी वर्ग है जिसके लिए उसके यदि पुरुष अभ्यर्थी है तो उनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर भी चलेगी। बाकी सबके लिए उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। आगे हम बात करते हैं सीने की। तो सीने में ये सामान्य तौर पर किसी पुरुष का अगर सीने की बात करें तो वो होना चाहिए, इसकी माप है 79 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और उसे कम से कम 84 सेंटीमीटर तक फुलाकर वो दिखा सके। सीने को फुलाने के बाद कम से कम 84 होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और अनुसूचित जो जनजाति है उनमें फुलाव के बाद भी थोड़ी सी यहां थोड़ी छूट दी गई है, वो 82 तक फुलाकर दिखा सकते हैं, बाकी सबको 84 तक सीना फुलाकर दिखाना है। और सामान्य माप जो है वो 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक जो मानक है उनको यदि समझना चाहें तो आवश्यक है, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनके ऊंचाई जो है वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। लेकिन अनुसूचित जनजाति की कोई महिला है तो उसकी लंबाई 147 सेंटीमीटर भी चलेगी। इसी प्रकार महिलाओं में वजन देखा जाएगा। पुरुषों में वजन की चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन महिलाओं में वजन देखा जाएगा और वो वजन होना चाहिए कम से कम 40 किलो। इससे कम की यदि महिला है तो शारीरिक दक्षता में उसे पास नहीं किया जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण समझा जाएगा। वजन उसका कम से कम 40 किलो होना चाहिए, इससे कम ना हो। और लंबाई, इन दो बातों का विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान देना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है वो है दौड़। इसे भी समझ लेते हैं किस प्रकार शारीरिक दक्षता परीक्षण जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो अगर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक यानी कि लंबाई, सीना, वजन और इत्यादि को पास कर लिया है तो फिर उसके बाद 25 मिनट में यहां पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर उन्हें 25 मिनट में दौड़ना होगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी होगी और वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में उन्हें तय करनी होगी। ये बहुत आवश्यक है, इसके लिए आप सभी को अभी से अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरा करना है और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी कर लेनी है। यह दौड़ का मानक है और उसके बाद चयन तथा अंतिम योग्यता सूची बनेगी जिसे बोर्ड तैयार करेगा। तो कुल मिलाकर लिखित परीक्षा हुई, फिर उसके बाद आपके प्रपत्रों की जांच होगी और उसके बाद फिर आपकी शारीरिक दक्षता से संबंधित परीक्षाएं होंगी और उन सब में जब आप पास हो जाएंगे तो फिर आपका पूरा एक डाटा, एक समीकरण तैयार होगा और उसके बाद जो सूची तैयार होगी उस सूची में यदि आप आते हैं तो आपको यह नौकरी मिल जाएगी। आरक्षण और आयु सीमा में छूट, ये सब आप पहले से जानते हैं
और नहीं जानते तो एक बार पढ़ लेंगे। इस यहां जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने वो आपको बताई, और अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये पूरा विज्ञापन था, लगभग जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके बीच रखी। अब यहां केवल मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके पास अब समय नहीं है। आज की तिथि में यदि बात करें तो आप देखेंगे कि आज तारीख हो गई 24 दिसंबर और आपकी परीक्षा की तिथि यहां तय है, वो है 16 फरवरी, 11 फरवरी, मैं क्षमा चाहूंगा, वो है आपकी 11 फरवरी। 11 फरवरी को आप परीक्षा देंगे, 11 फरवरी को, यानी कि अब आपके पास कितना समय है ये आप स्वयं देखेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, शारीरिक दक्षताओं की और तैयारी शुरू कर दें, अपनी मानसिक दक्षता की। यदि आप ये मानक पूरे करते हैं तो आप तैयारी आज से ही शुरू कर दें, तो फिर आप कहेंगे कि इतने कम समय में कुल मिलाकर 40, 45, 50 दिन, अधिकतम आज से जोड़ेंगे तो 50 दिन भी हमारे पास नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो आपको इसी समय, इसी क्षण जुट जाना चाहिए अपनी तैयारी में। फिर आप कहेंगे कि क्या कोई ऐसी संस्था या संस्थान हो सकता है जो आपको आपकी परीक्षा में सहायता दे सके? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो, और यदि आप उत्तर प्रदेश के आसपास के किसी जिले के, किसी क्षेत्र के निवासी हैं तो भी आपकी सेवा में एक संस्थान है जो आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारी तैयारियां आपको करा सकता है। नाम है श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी। श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी जो कि स्थित है फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर जो कि चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी, और श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी में आप आकर क्या क्या कर सकते हैं? मात्र 15,000 रुपए में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरी तैयारी मात्र 15,000 रुपए में। आप यहां आकर अपनी शारीरिक परीक्षा, अपनी लिखित परीक्षा और मानसिक स्तर को पूरी तरह से पुलिस में भर्ती योग्य बना सकते हैं। मात्र 15,000 रुपए। यह आप विचार करेंगे कि मात्र 40-45 दिन के 15,000 रुपए, तो क्या हमें सुविधाएं मिलेंगी? तो यहां से आपको पढ़ने के लिए पाठ्य सामग्री मिलेगी, जिन पुस्तकों की आवश्यकता, जिन नोट्स की आवश्यकता, जितने प्रकार के टेस्ट, मॉक टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट जो भी होगा वो सब कुछ इस 15,000 में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको इस 15,000 में क्या उपलब्ध कराया जाएगा? वो श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी आपको रहने का स्थान देगा। आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां ठहरेंगे, रुकेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। आप सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक लगातार शिक्षकों के निर्देशन में कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। आप जिस समय भी आपको आवश्यकता होगी अपने प्रश्न करेंगे, उनके उत्तर आपको आपके टीचर देंगे। समय पर आपको भोजन मिल जाएगा, समय पर
आपको वह प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता है। 15,000 में आपको पढ़ाया जाएगा, 15,000 में आपको ट्यूशन दिया जाएगा, 15,000 में आपको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15,000 में आपको भोजन दिया जाएगा। इतनी सारी व्यवस्था मात्र 15,000 रुपए में देने का एक ही उद्देश्य है। श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी चाहती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा में हमारे प्रदेश के वे नौजवान आए जो पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं एक भर्ती की, किंतु बड़े लंबे इंतजार के बाद एक भर्ती हमारे बीच आई है। उसमें हमारे युवा जो बड़े सपने संजोकर बैठे हैं वे सब अपने सपनों को साकार कर सके, उस हेतु हमारे शहर फिरोजाबाद की श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी, जो कि पहले भी एक बैच में 300 बच्चों को रिजल्ट के रूप में नौकरी थमा चुकी है, ऐसी संस्था जो कि मात्र 15,000 रुपए में आपको फिर से इस सपने को साकार करने का अवसर देने वाली है। इसलिए यथाशीघ्र श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी में संपर्क करें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं इन 40-45 दिनों में कर लीजिए, क्योंकि फिर पूरा जीवन आपका होगा, पूरी दुनिया आपकी होगी, सब आपको सलाम करेंगे। आज 15,000 रुपए खर्च करने पड़े कर दीजिए, क्योंकि कल आपका सुनहरा होगा। मैं अभी यहां आप स्क्रीन के अंत में श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी के नंबर दिए जाएंगे, वो उपलब्ध करा दूंगा। उन नंबर पर कॉल करके आप आज ही इसी समय अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी बोरी बिस्तर उठाएं, सीधे फिरोजाबाद चले आएं, क्योंकि मात्र 15,000 रुपए में इतनी सारी सुविधाओं के साथ 100% गारंटी के साथ कोई आपको ये वादा नहीं कर सकता जो कि श्योर सक्सेस कर रहा है। आपको दिलाएगा नौकरी, आपको दिलाएगा वह जज्बा जुनून जिसके लिए आप बड़े लंबे अंतराल से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।